हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड एंड कल का लेक्चर आप डेफिनेटली पढ़ के आए होंगे, है ना। चलो, तो बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। तो भाई कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने पढ़ा था कि जो लाइट है ना वो वेव नेचर शो करती है, राइट। हाँ, और वेव नेचर की हेल्प से हमने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 4 टॉपिक्स हमने बोला था कि हम लाइट के वेव नेचर से समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम वेव नेचर से नहीं समझ पाए। देखिए, वेव नेचर को समझाया था क्लासिकल फिजिक्स ने। किसने? क्लासिकल फिजिक्स ने। अब बच्चे, कुछ चीजें हैं जो कि वेव नेचर से नहीं समझ पाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and heat capacity and line spectra of atoms with reference with a special reference to hydrogen। तो बच्चे, ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें वेव नेचर नहीं समझा पाया था। मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आया कि अरे मैम ने फटाफट फटाफट क्या बोल दिया। तो आपको परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी बात समझाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस थोड़ा सा मुझे समय दो यार, क्योंकि ना मैं एक साथ बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगी ना, तो वो होता है ना कि एक साथ बहुत सारा खाना खा लो तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ भी यही दिक्कत होती है। तो भाई थोड़ा थोड़ा समझेंगे, लेकिन सारा कराऊंगी। सुनो, अभी ना आप ये सब छोड़ो, बस इतना रखो कि 4 चीजें नहीं समझा पाया था। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको पूरा ना एक एक जैसे एक मूवी होती है ना, कि मूवी का एक सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं, धीरे धीरे सस्पेंस खुलता है, वैसे ही भाई चैप्टर्स भी होते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ समझो, मूवी के साथ समझो। तो भाई देखो, सबसे पहले ना आप ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट्स ना बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट, या इसी यही होता है स्टूडेंट्स मेरा रियल ऑब्जेक्ट। नॉर्मल या रियल ऑब्जेक्ट भाई, एक होता है नॉर्मल या रियल ऑब्जेक्ट, एंड स्टूडेंट्स एक होता है क्या, मेरी ब्लैक बॉडी। तो ये 2 टाइप की चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको समझाऊंगी नॉर्मल या रियल ऑब्जेक्ट। भाई नॉर्मल ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज मेरे पास ना आयरन है, मैंने आयरन में नीचे से आग लगाई, तो भाई ये आयरन ने ना कुछ रेडिएशंस एमिट करे, है ना। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस इसने एमिट की है ना, ये भाई ये रेडिएशंस की, अगर जैसे सपोज आयरन ने जब वो जला, तो भाई उसकी जो रेडिएशन का जो कलर था दैट वाज रेड। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो दैट वाज स्टूडेंट दैट बिकम्स वाइट, फ्लेम का वाइट कलर हो गया। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाने पे बेटा ये हो गया क्या, आपका ब्लू कलर का। तो भाई ये तो पंगा हो गया, कभी तो रेड, कभी व्हाइट, कभी ब्लू, मतलब ये तो रंग ही बदले जा रहा है, कोई चीज फिक्स ही नहीं है। तो ये ना, अगर हम इसके हिसाब से आगे रेडिएशन को स्टडी करते ना, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती, क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। देखिए, स्टडी आप उसी चीज की कर सकते हो जो एक स्टेबिलिटी है, जिसके पास, जो कि एक परमानेंट है, कुछ कांस्टेंट है। अगर कोई चीज बार 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 बदल जाए, तो क्या आप उसके साथ रह सकते हो? आप बताओ। आपका दोस्त है, बार बार बदल जाता है, तो क्या वो आपके दोस्त के दोस्ती के लायक है? नहीं, बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, हमें पसंद नहीं आए नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और चलो चलो ठीक है, ये चीज है, हम कुछ इसका और ऑल्टरनेटिव निकाल लेते भाई। लेकिन इनके अंदर क्या हुआ कि सपोज अभी तो आपने आयरन लिया, कल को आप ले लो कॉपर, ले लो सिल्वर, ले लो गोल्ड, ले लो कुछ भी ले लो भाई, ऑब्जेक्ट बदल देने से हर रेडिएशन की वेवलेंथ भी बदल रही थी, जिसके कारण इंटेंसिटी भी बदल रही थी। क्या बोला मैंने कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने से डिफरेंट वेवलेंथ आ रही थी, और डिफरेंट वेवलेंथ आने के कारण इंटेंसिटी भी डिफरेंट थी। मैम क्या है ये इंटेंसिटी? भाई इंटेंसिटी आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। क्या होता है? ब्राइटनेस, ठीक है। तो भाई ये कुछ प्रॉब्लम्स थी नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो कि स्टेबल नहीं थे, तो मैं रेडिएशन की स्टडी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। आई मीन मैं नहीं, साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, साइंटिस्ट ने बोला कि हम एक ऐसी स्टेबल, आइडियल एंड इमेजिनरी बॉडी सोचते हैं। मतलब ये इमेजिनरी बोला, यानी ये रियल नहीं है भाई, ये एग्जिस्ट भी नहीं करती है। दीज आर नॉन रियल बॉडी, जिसको हमने क्या बोला? ब्लैक बॉडी। भाई उन्होंने बोला कि देखिए, ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी की हेल्प से भाई उन्होंने बोला कि जब आप ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जो कि ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशन एंड
की वेव मतलब ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको बच्चे एब्जॉर्ब भी कर ले और एमिट भी कर ले। यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर आप रेडिएशन भेजोगे तो भाई वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी और एक समय आएगा यहीं पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो उसको बाहर नहीं आने देगा। और अगर कोई बॉडी इस बॉडी से बाहर आ रही है तो वो सारी बाहर आ जाएगी, जाने वाली सारी चली जाएगी, आने वाली सारी आ जाएगी। तो ये है ब्लैक बॉडी, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं। बट हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है कि मैम कोई तो ऐसी बॉडी होगी जो एटलीस्ट इसके क्लोज हो, तो बच्चे यस क्लोज है। क्या है? कार्बन ब्लैक। सुना है आपने कार्बन ब्लैक का नाम? भाई कार्बन ब्लैक होता है जो काजल हम लगाया आपने कभी बचपन में, काजल लगाती थी मम्मा, तो दैट वाज योर कार्बन ब्लैक। ठीक है, उसके अलावा बच्चे मैं बोलूँ एक ना टाइनी होल, छोटा सा होल लो, उसमें रेडिएशन फेंको, तो भाई वो रेडिएशन जब आपने उसमें डाली तो वो इसी के अंदर घूमते घूमते यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर नहीं आने की। तो हम टाइनी होल को भी एज एन इमेजिन कर सकते हैं एज नियर टू ब्लैक बॉडी, बट नॉट एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी। समझ में आया? तो अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ब्लैक बॉडी और हम सारी चीजें अब इसी के बेस पे पढ़ने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना। अब मैंने लिया ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी के बच्चा क्या हुआ कि हमने क्या किया कि ब्लैक बॉडी को जब आपने फायर लगाया तो इसकी कुछ रेडिएशंस एमिट हुई। भाई ये जो रेडिएशंस एमिट हुई हैं, अब मैंने क्या किया, इनकी रेडिएशंस का वेवलेंथ, क्या बोला, वेवलेंथ, एंड इन्हीं की रेडिएशन की इंटेंसिटी, अभी समझाया था इंटेंसिटी क्या होता है, बताओ, ब्राइटनेस, है ना, कि कौन कितना चमकदार है, दैट इज ब्राइटनेस। तो मैंने लेमडा और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया। तो भाई पहले मुझे सिर्फ पता था वेव नेचर, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आना था स्टूडेंट्स, दैट वाज व्हाट, वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आना था कि भाई चलो ग्राफ नहीं बनाते, तो छोटा सा बता देती हूँ कि जब आप वेवलेंथ को मिनिमम लोगे, कम से कम लोगे, तो उस समय पे बच्चे इंटेंसिटी इनफाइनाइट चली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, वेव नेचर जैसा कुछ तो हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ मैम? तो बच्चे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि सपोज ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, सपोज मैंने T1 और T2 टेम्परेचर लिया है, T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 से, तो भाई मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये देखो T1 पे ऐसा ग्राफ बना और भाई T2 पे ग्राफ जो बना दैट वाज दिस, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि मैम देखो लैम्डा आपने बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ी, एक समय ऐसे आया जिसपे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम थी स्टूडेंट्स, और फिर इंटेंसिटी लैम्डा बढ़ाने पे घटने लगा। यहाँ पे भी देखो बड़ी बड़ी मैक्सिमम एंड फिर घटने लगा। भाई यहाँ पे तो जो वेव नेचर ने बोला वो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैम और बच्चे एक बात और बताती हूँ आपको, ध्यान से देखना कि भाई जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो वेव मैक्सिमम इंटेंसिटी की पीक है ना, वो भी कम वाली वेवलेंथ पर अचीव हुई। ओ माय गॉड यार, ये तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। जो वेव नेचर ने कहा ऐसा तो यार यहाँ हुआ ही नहीं। ये देखो कि इसकी जो ये पीक है मैक्सिमम इंटेंसिटी की, वो हायर लैम्डा पे है, और इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की पीक है भाई वो देखो लैम्डा जब घटा तब आई। तो भाई यहाँ पे ये वेव नेचर हो गया फेल। ये फिर कैसे आ गया ये ग्राफ? मैम हमें तो ये समझो, हमें तो ये जानना है, हमें तो ये समझ ही नहीं आया। तो भाई देखो एनसीईआरटी ने भी यही ग्राफ दिया है, मैंने फोटो लगा दी कि एक बार आपकी नजरों में तो डाल दूं। अब चलो, तो भाई अब इन्हीं सब चीजों को स्टूडेंट्स दूर करने कौन आया, तो वेलकम करते हैं आज की क्लास के हीरो। कौन था हीरो? प्लैंक, मैक्स प्लैंक, यस। सो लेट्स वेलकम मैक्स प्लैंक इन द स्टोरी। तो भाई किसको वेलकम कर रहे हैं? चलो भाई नाम भी लिख देते हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं, बेचारे ने इतना बड़ा हमारी उलझन सुलझाई। मैक्स प्लैंक, क्या नाम है? मैक्स प्लैंक, है ना। आप सब इज्जत से लेंगे क्योंकि उसने हमारी इस कंफ्यूजन को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया है। तो भाई मैक्स प्लैंक ने क्या बात कही, ध्यान से सुनो। तो मैक्स प्लैंक ने कहा वापस से बना लो क्या, ब्लैक बॉडी। वो तो तुम्हारा बढ़िया इन्वेंशन था। उसने बोला देखो ब्लैक बॉडी के अंदर ना बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, ये देखो बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना।
इसी तरीके से भाई अब ये एटम्स जो है ना भाई, ये एटम्स ना वाइब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो भाई जो वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। तो भाई हमने इस एटम का क्या नाम, इसको क्या बोल दिया, ऑसिलेटर। मैंने कहा इसके ऊपर ना एक वेवलेंथ की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजो। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, जो कि ऑसिलेट ये भी करती रहती है। याद है ना वो ग्राफ पढ़ाया था, ऐसे वाला ऐसे, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का, याद है ना। हाँ, तो भाई अब क्या हुआ, तो भाई इसके अंदर भी ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसको भी तो बोल सकते हैं ऑसिलेटर। बिल्कुल, तो भाई हमने इसको भी क्या बोल दिया, ऑसिलेटर। तो अब जब ये एटम, कौन, ये एटम और ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, जब एक दूसरे से टच होगी तो इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और एनर्जी एक्सचेंज होगी यानी कि क्या, ये एटम अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की, वाइब्रेशंस की, उससे कम हो जाएगी। और ये एटम जब किसी एनर्जी को एमिट करेगा या अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो बच्चे उन्होंने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता ये काम। ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में। जी हाँ, तो भाई जिस तरीके से एक वेव होती है वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस चलती है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस काम नहीं हो रहा बच्चे, यहाँ पे कैसा काम हो रहा है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में। और स्टूडेंट्स इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, उसने इन डिस्क्रीट पैकेट्स को नाम दिया क्या, फोटोन्स। ओ माय गॉड, यही फोटोन्स है। और इन फोटोन्स को एक और नाम देते हैं क्या, क्वांटा, या बोल दो तो क्वांटम। ओ भाई साहब, ये क्या दे दिया इसने, मैम हमें पल्ले नहीं पड़ा है क्वांटा और क्वांटम। तो भाई इमेजिन करवाती हूँ, सुनो। एक ऐसे इमेजिन करो, देखो आज की बात है, मैं ना आज मैंगो लेने गई थी। तो भी अगर आपने सुना हो, गुलाब जामुन खाते हो आप, गुलाब जामुन वाला आम, मेरे को बताना, जो जिन जिन बच्चों को गुलाब जामुन पसंद हो ना, मेरे को ज़रूर बताना। मेरे को मैंगो ठीक ठाक लगता है, बट हाँ खाना पसंद है। आप कंफ्यूज हो गए ना, क्या बोल रहे हो मैम, ठीक ठाक भी और खाना पसंद भी है। कोई बात नहीं यार, आई एम लिटिल कन्फ्यूजिंग। चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। हाँ, तो भाई मैं गुलाब जामुन लेने गई, तो उन्होंने मुझे 100 का 2.5 kg दिया। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने क्या बोला, उसमें पीस जब घर आके मैंने ओपन किया ना पैकेट को, पॉलीथीन को, तो उसमें देखा 10 से 15 पीस थे। भाई क्या उन्होंने ऐसे मेरे को मैंगोज दिए कि 10.5 11.5 आम दिए मेरे को, 12.5 15.5? क्या उन्होंने ऐसा दिया कि लो 10 मैंगो ये रे और एक का आधा काट के देंगे 10.5? ऐसा थोड़ी होता है, भगा देगा तुम ऐसे बोलोगे तो भाई इसी तरीके से, जिस तरीके से वो एक, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने कहा बताओ कम से कम शॉप पे जाके कितना मैंगो ले सकते हो, एक। सबका जवाब क्या है, एक, है ना। भाई इसी तरीके से कल को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि लाइट ही है, जो कि रेडिएशन ही है, मैं वो आपको शॉप पे मिलने लगी, सपोज ग्रोसरी शॉप पे, सब्जी वाले की शॉप पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलने लगी, तो पता है मैं उसे क्या बोलूंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम से कम दे दो। तो वो पता है क्या देगा, लो बहन, कम से कम है एक फोटोन, कम से कम है एक क्वांटा, कम से कम है एक क्वांटम। समझ गए, अब समझ आ गया होगा यार, अब तो आ गया होगा, है ना। तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है भाई, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है क्वांटम या फोटोन या क्वांटा। जिस तरीके से भाई, ऐसे कैसे समझाऊं, और क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे एक मोल कंसेप्ट में पढ़ा था ना, एक मोल में एन पार्टिकल्स हैं, यानी एक मोल में कम से कम एन पार्टिकल्स तो हैं। तो भाई इसी तरीके से जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देखो इधर देखो, ये जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है भाई, ये इसमें कम से कम भाई एक क्वांटा तो मिनिमम है। ये 2 क्वांटा, ये 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, 6 क्वांटा, ओ माय गॉड 7 क्वांटा।
है ना। अब एक बात बताती हूँ भाई, एक क्वांटा की जो एनर्जी है, एक क्वांटा की जो इसकी एनर्जी भी होती है, पता ही है वो तो आपको, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एनर्जी तो होती है। तो इसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, फ्रीक्वेंसी के, यानी जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। और जब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा जो कि है एच। इसका क्या नाम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने ही सारा कुछ समझाया तो इसी के नाम पे नाम दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। और बच्चे इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। और भाई एक बात और बताती हूँ कि क्या आप इस एनर्जी को लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा। कैसे, न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है ना, कल एक फॉर्मूला कराया था, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। हाँ चलो भाई, इसका एक और फॉर्मूला एनर्जी का 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में लेमडा इन नैनोमीटर। तो यहाँ से भाई कैसे आया, इट्स अ बड़ी सी लंबी सी डेरिवेशन, फिजिक्स में पढ़ा दिया जाएगा, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट याद करो। अब यहाँ से जो मेरी एनर्जी आएगी ना वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो। लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन बोल दिया कि जूल में आंसर दो, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज का इतना रखता है, प्लीज यार रिवाइज करना, कल की क्लास से बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।